हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का जो केंद्रीय विद्यालय का पेपर है आपका UT1 का, कल मैंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें केंद्रीय विद्यालय का मैथमेटिक्स का UT1 का एग्ज़ाम पेपर मैंने डाला था, उसका सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रैशनल नंबर। देखो √2 आपका इरेशनल है, पाई भी इरेशनल है, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है तो ये भी इरेशनल होता है, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रैशनल नंबर को इरेशनल को हम रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका एक रैशनल नंबर यही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आपका आंसर करेक्ट है। फिर सेकंड क्वेश्चन उसने बोला द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज, ऑलवेज टर्मिनेटिंग होता है, ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग होता है, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ऑलवेज नॉन रीअकरिंग होता है। तो देखो किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आपका या तो वो टर्मिनेटिंग हो सकता है या वो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन AP। देखो बच्चों, AP अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ कि AP की पहचान कैसे करते हैं। कोई भी आपको सीरीज़ दी है, ठीक है, तो उसको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देखो, थर्ड में से सेकंड माइनस करके देखो और फोर्थ में से थर्ड माइनस करके देखो। अगर सभी में आंसर सेम आता है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, थर्ड में से सेकंड माइनस करो, फोर्थ में से थर्ड माइनस करो। अगर सभी में आंसर सेम आता है दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो आपकी AP होगी। अब चेक करो, देखो फर्स्ट 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आएगा, 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4 आएगा, 16 में से 8 माइनस करोगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे तो हर एक जगह पे आंसर अलग अलग आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकेंड पार्ट को चेक करते हो, 10 में से 5 माइनस किया 5, 15 में से 10 माइनस किया 5, 20 में से 15 माइनस किया 5, सभी में आंसर सेम आ रहा है ना, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए B पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसने बोला है x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0, ठीक है। तो देखो x ग्रेटर देन 0 यानी x पॉजिटिव और y लेस देन 0 यानी y नेगेटिव। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ फील्ड इज अ शेप लाइक अ क्वाड्रिलेटरल वेयर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, व्हाट इज इट्स शेप। देखो ये क्वेश्चन में भी मिस्टेक है। अब देखो ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल बोली हैं, भाई वो तो स्क्वायर की भी होती है, रेक्टेंगल की भी होती है ना, और पैरेललोग्राम की भी होती है। ट्रेपेजियम की सिर्फ वन पेयर ऑफ साइड्स इक्वल पैरेलल होती है बट इक्वल नहीं होती। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये तीनों आंसर सही बैठते हैं, बट यहाँ पर हमें एक ही आंसर करेक्ट करना है तो हम इसमें पैरेललोग्राम को करेंगे क्योंकि उसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है ऑप्शंस में, क्योंकि स्क्वायर भी इसमें सही बैठता है, रेक्टेंगल भी सही बैठता है, ओके। तो बट हम पैरेललोग्राम को टिक करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है व्हाट आर द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सिस। जहाँ पर 2 एक्सिस आपकी कट करती हैं तो उसमें x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट। तो देखो जब 2 एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे 0 0 होते हैं, दैट मीन्स उसमें x भी 0 होता है, उसमें y भी 0 होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 पर्सन हैं, शालिनी और मायरा, दोनों एक फिनटेक कंपनी ज्वाइन करती हैं। शालिनी और मायरा की स्टार्टिंग जो सैलरी होती है, एक की 50,000 होती है, एक की 64,000, और फिर दोनों को एनुअल इंक्रीमेंट लगता है, एक को 2500 का और एक को 2000 का, ठीक है, हर साल। तो ये पूछ रहा है कौन से साल में शालिनी स्टार्ट कर देगी अर्निंग मोर देन द मायरा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों की सैलरी में डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। 64,000 है, उसकी 50 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 14,000, ठीक है। फिर इनके इंक्रीमेंट में डिफरेंस कैलकुलेट करो। इंक्रीमेंट में डिफरेंस कितना है 500, एक का इंक्रीमेंट 2500 है, एक का 2000 है, दोनों का इंक्रीमेंट में डिफरेंस कितना है 500। 14,000 को 500 से डिवाइड कर दो, 28 आएगा। तो 28
ईयर में वो उससे ज़्यादा अर्न करना स्टार्ट कर देगी। तो आंसर विल बी 28th, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। देखो, स्क्वायर पैरेललोग्राम है, यस हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, यस। बोथ स्क्वायर और रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम, यस दोनों पैरेललोग्राम हो सकते हैं। बट जो फोर्थ पार्ट है आपका, उसमें बोला बोथ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स आर नॉट अ पैरेललोग्राम। ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि हम स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, हम रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ टू असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो असर्शन में कहता है इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये स्टेटमेंट करेक्ट है भाई, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। कौन से होते हैं अल्टरनेट? जो जेड बनाते हैं, ठीक है, जेड बनाते हैं और उसके बीच में जो एंगल्स आते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर हैं, इक्वल होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या बोला? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लाइज ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल साइड ये है, इसके ऑपोजिट साइड्स पर लाई करते हैं एंड बिटवीन द टू लाइंस, और दोनों लाइंस के बीच में लाई करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हम फर्स्ट पार्ट इसका आंसर ठीक करेक्ट करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असर्शन रीजन ही है, द पॉइंट 05 लाइज ऑन वाई एक्सिस। बिल्कुल ठीक, जो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो येस दिस लाइज ऑन वाई एक्सिस। रीजन, एनी पॉइंट विद एक्स कोऑर्डिनेट 0 लाइज ऑन द वाई एक्सिस। रीजन भी बिल्कुल ठीक है। तो बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है या हमारे पेपर का 11th क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने 3.8 को p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो, हम 3.8 को x के इक्वल लेट कर लेंगे, है ना। इसमें पीछे से एक डिजिट बाद डेसिमल है तो डेसिमल हटाएंगे और नीचे एक 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 38/10 हो जाएगा और इसको रिड्यूस कर देंगे 2 से, 19/5 आपका आंसर आ जाएगा। इसी में एक और करके क्वेश्चन था, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें इन दोनों के बीच में 4 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर देखते हैं सेम है कि नहीं। अगर नहीं होता तो बनाते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम दिया है तो ये और ईजी हो गया। अब आपको 4 रैशनल नंबर लिखने हैं तो 4 से एक एक्स्ट्रा यानी 5 से फर्स्ट नंबर में भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड में भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 3/5 में 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 4/5 में भी 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये 15/20 हो गया, ये 20/25 हो गया। अब ये 15/20 तो 3/5 ही है भाई, इसी को तो चेंज किया है हमने, और ये 20/25 4/5 ही है। अब इन दोनों के बीच में आपको 4 रैशनल नंबर्स लिखने हैं तो 16/25, 17/25, 18/25, 19/25, ये हमने 4 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको ये कुछ पॉइंट्स दिए थे और इनको प्लॉट करना था। तो हमारे पास ग्राफ में भी आप इसको प्लॉट कर सकते हो अगर पेपर में ग्राफ अवेलेबल है, अदरवाइज आप इनको ऐसे प्लॉट करके भी दिखा सकते हो। ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो, हमें पहला पॉइंट प्लॉट करना है 0 और -5, तो एक्स पे तो 0 चलना है, और ये गलत हो गया, सॉरी, है ना, 0 और -5 तो एक्स पे तो चलना ही नहीं है, ये पॉइंट गलत हो गया आपका। 0 और -5, 1 2 3 4 5, ये पहला पॉइंट होगा 0 और -5, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 3 और -4, तो x पे 3 चलना है और y पे -4 चलना है, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया 3 और -4। तीसरा -2 और 0, x पे -2 जाना है और y पे 0 यानी यहीं रुक जाना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये हो गया, और फोर्थ पॉइंट है 3 और 6, x पे 3 और y पे 6, ये पॉइंट हो गया आपका फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है आपको एक फिगर
ड्रॉ करनी है, एक कन्वेक्स पॉलीगन की और एक कनकेव पॉलीगन की। पॉलीगन नहीं, यहाँ पे इन्होंने क्वाड्रिलेटरल बोला है तो हमें क्वाड्रिलेटरल की। तो देखो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, जिसके डायगोनल्स विद इन द फिगर आते हैं। तो आप कोई भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो, पैरेललोग्राम कर सकते हो, सिंपल क्वाड्रिलेटरल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जिसके डायगोनल अंदर आते हैं, ठीक है। कनकेव पॉलीगन में कम से कम एक डायगोनल बाहर आता है। तो अगर आप ए को सी से ज्वाइन करोगे देखो, तो ये डायगोनल हमारा बाहर खींचेगा फिगर से, ठीक है ना। तो ये हमारा कनकेव क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन मूविंग फ्रॉम ए टू डी व्हाट इज द डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। आपको एक फिगर दी है, उसमें क्वेश्चन पेपर में देखना, आपको एक ग्राफ दिया है और ग्राफ में ये फिगर बनाई हुई है एक ट्राइंगल, ठीक है। तो उसमें ए से डी तक जाने में उसने डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितनी कवर की। ये हमारा थर्ड पार्ट हमने इसमें पहले सॉल्व कर दिया है, जो क्वेश्चन में उसने थर्ड पार्ट पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड ए डी, ये फर्स्ट पे हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। पहले वो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस पूछ रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस देखो, डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 7, ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस चली, 7 - 3 दैट इज 4, ठीक है। ये किया हमने 7 - 3 दैट इज 4 यूनिट। और फिर ये पूछ रहा है वाई एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस चली, तो 1 - 4 दैट इज 3। वैसे तो -3 आएगा, लेकिन डिस्टेंस में हम नेगेटिव साइन को नहीं करते हैं कंसिडर, तो 3 यूनिट लिखेंगे हम इसको, ठीक है। और फिर ये थर्ड पार्ट में पूछ रहा है दोनों के बीच की डिस्टेंस, ए और डी के बीच की डिस्टेंस। तो ए और डी में डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, यानी 7 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये माइनस का 3 बचा, -3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 और 9 25 हो गए, 25 का स्क्वायर रूट आपका 5 यूनिट, ठीक है। डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 इन्होंने लाइंस और एंगल्स का दिया है केंद्रीय विद्यालय ने, वैसे पता नहीं किस बेसिस पे दिया है, चैप्टर 1 आ रहा था इनका, बट कोई बात नहीं। देखो इन्होंने ये एक फिगर दी है और एंगल POY को इन्होंने 90 डिग्री आपको बोला है, और A और B का रेशो दिया है 2:3। तो ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 परपेंडिकुलर है, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये पूरा भी 90 डिग्री होगा, लीनियर पेयर से होगा, ठीक है। अब देखो इन्होंने A और B का रेशो दिया है, तो जब भी हमें कहीं रेशो में वैल्यूज दी होती है तो हम उनको x की फॉर्म में लेट कर लेते हैं। तो हमने A को ले लिया 2x, B को ले लिया 3x, ठीक है। फिर हमने लिखा देखो, अगर एंगल POY 90 डिग्री है तो एंगल POX भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बनाते हैं दोनों। POX भी 180 - 90 डिग्री होगा। अब ये POX ये किसको मिला के बन रहा है, ये A और B को मिला के बन रहा है ना। तो POX को मैं A + B लिख सकती हूँ, POX = A + B, इसकी जगह A + B लिख दिया = 90। A की वैल्यू हमारी 2x आई, B की वैल्यू हमारी 3x = 90। ये 5x = 90 हो गया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, 90 / 5 दैट इज़ 18 डिग्री। फिर यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो A निकल आएगा आपका 18 × 2 = 36 और 18 × 3 = 54, B की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें C निकालना है, तो ये देखो ज़रा एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है ना। इस स्ट्रेट लाइन पे B और C दो एंगल बन रहे हैं, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो B + C = 180 डिग्री रख दोगे बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल्स, और B की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 54 डिग्री, यहाँ से C की वैल्यू निकल आएगी 180 - 54 दैट इज़ 126 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके चैप्टर नंबर 1 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक ट्राइंगल दिया है आपको ABC, उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। AB का मिड पॉइंट बोला उन्होंने D है, BC का मिड पॉइंट बोला है E है, और AC का मिड पॉइंट बोला है F है, ठीक है। अब आपको इनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं, तो हम मान लेते हैं A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट x3 y3, ठीक है। हमें
डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, हम ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए, ठीक है। अब देखो अगर डी ए बी का मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट के फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, है ना। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x1 प्लस एक्स टू बाई टू इज इक्वल्स टू 5। ये हमने पहली इक्वेशन लिख दी। इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा मिड पॉइंट का वो किससे बनेगा, y1 प्लस वाई टू बाई टू से, क्योंकि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यही होते हैं, फॉर्मूला यही होता है। तो y1 प्लस वाई टू बाई टू इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1, ठीक है। अब यहाँ से x1 प्लस एक्स टू 5 2 जा 10 पहली इक्वेशन बन गई, y1 प्लस वाई टू 2 1 जा 2 दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये बन गई 2 इक्वेशंस। फिर ऐसे ही BC पर आ जाओ। BC में BC का मिड पॉइंट होगा तो E का जो x कोऑर्डिनेट है 6, ये कैसे बनेगा, x2 प्लस एक्स थ्री बाय टू। तो x2 प्लस एक्स थ्री बाय टू आपने 6 ले लिया और y2 प्लस वाई थ्री बाय टू हमने 5 ले लिया, ठीक है। और यहाँ से x2 प्लस एक्स थ्री हमारा 12 आ गया, y2 प्लस वाई थ्री 5 2 जा 10 आ गया। थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन बन गई, ठीक। अब चलते हैं तीसरी साइड पर, जो कि ये साइड है एफ, AC का मिड पॉइंट है F। तो इसका F का x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, x1 प्लस एक्स थ्री बाई टू और y कोऑर्डिनेट आएगा y1 प्लस वाई थ्री बाई टू, ठीक है। तो हम x1 प्लस एक्स थ्री बाई टू को 0 रखेंगे और y1 प्लस वाई थ्री बाई टू को 3 रखेंगे, क्योंकि उन्होंने 3 दिया है। तो यहाँ से x1 प्लस एक्स थ्री की वैल्यू 2 0 0 और यहाँ से हमने x3 की वैल्यू माइनस ऑफ x1 निकाल ली, इस x1 को इधर ले गए, ठीक। इससे y1 प्लस वाई थ्री की वैल्यू हमने 6 निकाल ली और यहाँ से भी हम y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं 6 माइनस वाई थ्री, ठीक है। इस x3 इज इक्वल्स टू माइनस x1 को हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 में। x3 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, x1 माइनस x1, ताकि ये दोनों इक्वेशन फिर पहली और तीसरी मेरी x1 x2 में बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने x3 की जगह देखो इक्वेशन थर्ड में x2 प्लस x3 था ना, तो मैंने x3 की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस ऑफ x1 फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 5 रखो यहाँ पे, ठीक। तो मेरी इक्वेशन ये जो 3 थी ये बन गई x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 12, ठीक। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दिया। फिर ऐसे ही इससे जो इक्वेशन नंबर 6 से हमने y1 की वैल्यू निकाली थी उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 थी हमारी y1 प्लस वाई टू इज इक्वल्स टू 2, तो हमने y1 की जगह 6 माइनस वाई थ्री पुट करना है। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 6 माइनस वाई थ्री प्लस वाई टू इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से y2 माइनस वाई थ्री इज इक्वल्स टू माइनस 4, ये 6 इधर लाओगे ना तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, ये बचेगा आपका। ये इक्वेशन नंबर 8 हो गई, ठीक है। अब देखो इधर जो इक्वेशन नंबर 7 आई है और इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 7 आपकी x2 x1 में है और इक्वेशन 1 भी आपकी x1 x2 में है। इन दोनों को सॉल्व करके हम x1 x2 की वैल्यू निकालेंगे। x1 प्लस x2 इक्वेशन 1 10 थी और माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 12, ये हमारी 7 थी। दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो देखो ये तो काटो, तो देखो ये आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 और 7 थी, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो x1 प्लस ये x1 और x2 दोनों x1 तो कट हो जाएंगे क्योंकि इसमें प्लस है इसमें माइनस है, और ये x2 2x2 हो जाएगा, 10 प्लस 12 22 हो जाएगा। यहाँ से x2 की वैल्यू 22/2 11 आ जाएगी, ठीक है। x2 की वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, आप इसमें भी कर सकते हो, आप इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी। हमने किस में किया, इक्वेशन 1 में, तो x2 की जगह हमने 11 पुट किया, 11 इधर चला गया तो -1 x1 की वैल्यू आ गई। फिर हमने जो इक्वेशन नंबर 5 हमारी आई थी x3 इज इक्वल्स टू माइनस x1, तो x1 की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो x3 की वैल्यू +1 आ जाएगी, क्योंकि x1 -1 है और ये माइनस और ये माइनस मिलकर +1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x1 भी आ गया, x2 भी आ गया, देखो तीनों आ गए, x1 भी आ गया, x2 भी आ गया और x3 भी आ गया।
इसी तरह से जो y में हमारी वैल्यू आई थी, इक्वेशन एक तो 8 और एक 2, इक्वेशन 8 भी y2 y3 में है और इक्वेशन 4 भी y2 y3 में है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और y2 y3 की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 4 थी y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 10 और इक्वेशन 8 थी y2 माइनस y3 इज इक्वल्स टू -4। दोनों को प्लस किया तो ये तो कट हो गया, y2 प्लस y2 2y2 हो गया, 10 में से 4 माइनस करोगे तो 6 आ गया। ठीक है, यहाँ से y2 की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 3 आ गई। कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे, यहाँ पे 1 में पुट कर दी अगर, तो y3 की जगह अगर 3 पुट करोगे तो y2 कितना आएगा, 10 माइनस 3 दैट इज़ 7। ठीक है, अब ये y3 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर, या y2 इज इक्वल्स टू 3 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 थी हमारी y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से y2 की जगह 3 पुट किया तो y1 की वैल्यू, ये 3 उधर चला जाएगा माइनस में, y1 की वैल्यू आ जाएगी -1। तो x1 x2 x3 भी हमारे आ गए, है ना, और y1 y2 y3 भी हमारे आ गए। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स हमारे मिल गए हमें। a कोऑर्डिनेट होगा -1 और -1, b कोऑर्डिनेट होगा आपका 11 और 3, और c कोऑर्डिनेट होगा 1 और 7। ठीक है, ये आपका आंसर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। दो फ्रेंड्स हैं और उनमें कन्वर्सेशन चल रही है, किसी टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं। अमित कहता है कि एक फिगर के बारे में वो बात कर रहे हैं और फिगर के बारे में वो बोल रहा है कि उसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं। उसने पूछा, अरुण ने कहा यस। अमित ने बोला क्या उसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो अरुण ने बोला कि नो। ठीक है, तो अब वो पूछ रहे हैं कि वो दोनों किस फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आप उनका यही था कि दोनों किस फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिस फिगर की साइड्स इक्वल हैं बट डायगोनल्स इक्वल नहीं है, वो फिगर होती है आपकी रोम्बस। ठीक, फिर दूसरा पूछ रहा है कि इफ़ डायगोनल्स आर इक्वल देन इट कैन बी अ स्क्वायर। क्या वो अगर उसके डायगोनल्स इक्वल होते तो क्या वो स्क्वायर होता, तो येस इट कैन बी अ स्क्वायर। इफ़ डायगोनल्स आर इक्वल देन इट कैन बी अ स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी फिगर्स जिसमें आपके क्वाड्रिलेटरल्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो फिगर्स कौन सी, उनके उसका जनरल नाम पूछा है तो उसको बोलेंगे जनरल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्वायर, स्पेशल केस है रोम्बस का, इसको जस्टिफाई करना है आपको। तो देखो, हम कहेंगे यस स्क्वायर इज़ अ स्पेशल केस ऑफ रोम्बस बिकॉज स्क्वायर जो है वो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज़ को मीट करता है। रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर में भी होती हैं। ठीक है, रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के भी डायगोनल्स 96 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करता है, तो हम कह सकते हैं येस स्क्वायर इज़ अ स्पेशल केस ऑफ रोम्बस। ठीक है, हमने साइड में रीज़न भी दे दिया है। देखो, ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री और ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर जो है वो एक स्पेशल केस ऑफ रोम्बस है। ठीक, फिर इन्होंने और में एक क्वेश्चन दिया है, आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, उनको प्लॉट करना है। आर की वैल्यू, ए की वैल्यू, एम की वैल्यू, पी की वैल्यू। आर ए एम पी हमने ये प्लॉट कर दिया। आर देखो इन्होंने बोला था 3 0, तो 3 0 ये पॉइंट हो गया। ए बोला इन्होंने 0 -2, तो 0 -2 ए ये हो गया। फिर m बोला था इन्होंने -5 -2, m -5 और -2 ये m हो गया। फिर p बोला इन्होंने -5 और 2, -5 और 2 ये p हो गया। ठीक है, अब इस फिगर पे बेस्ड इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है 2 साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो, एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 2 साइड्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं वो MP और MA, ये हमने लिख दिया। ठीक है, फिर पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू 1 एक्सिस। एक साइड जो एक एक्सिस के पैरेलल है, हमें ये बतानी है। तो देखो, हम इसको भी लिख सकते हैं MA जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, और हम इसको भी लिख सकते हैं MP वो है y एक्सिस के पैरेलल। हम इसे ये भी लिख सकते हैं MP पैरेलल टू y एक्सिस।
ठीक है, दोनों आंसर दे सकते हो आप। 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजिंग ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल बी दिस। दो ऐसे पॉइंट है जो एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सेम होते हैं बट साइन चेंज होते हैं, ठीक है। तो देखो m और p दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है, बस y एक्सिस का साइन चेंज है। अगर y एक्सिस का साइन चेंज है तो वो x एक्सिस से मिरर इमेज बना रहे हैं, और अगर x एक्सिस का साइन चेंज है तो वो y एक्सिस से मिरर इमेज बनाते हैं। यहाँ पर y एक्सिस का साइन चेंज है ना, तो मिरर की तरह कौन काम करेगा, x एक्सिस, ठीक है, क्लियर, ओके। फिर आपका सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 18 है, वो 5/4 को आपको पूछ रहा है कि ये इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो और बताओ कि ये कौन से टाइप का डेसिमल है। तो आपने 5/4 को डिवाइड करके देखा, 1.25 आया। 1.25 आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ठीक है, क्लियर। फिर इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में वो कह रहा है कि वेट ऑफ एप्पल उसने दिया है ये, और इसको आपको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम मान लेते हैं, देखो इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रही है 555, तो सबसे पहले इसको x इज इक्वल्स टू मानो 1.7555। तो अब क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई होगी बोथ साइड, इधर 10x हो जाएगा, इधर डेसिमल 1 पॉइंट खिसक जाएगी, तो ये 17.55 हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना, ये फर्स्ट मान लेते हैं, और ये होता है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। हमने 10x में से x को माइनस किया, 9x आया, इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो मैंने ऐसे दिखा रखा है ना, 17.555 में से 1.7555 माइनस करोगे तो 15.8 आएगा, है ना। तो इधर 9x हो गया, इधर 15.8 आ गया। x 9 को डिवाइड में ले जाते हैं, 15.8 डिवाइडेड बाय 9। अब इसमें एक डिजिट बाद डेसिमल है ना, डेसिमल हटाया, नीचे 0 लगा दिया, तो 158 डिवाइडेड बाय 90। इसको हम रिड्यूस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं भाई, 2 से कट हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, और ये 45। अब 3 से कट होता है तो देख लो, अदरवाइज ये आपका आंसर, ठीक है, 79/45, क्लियर। यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट होता है। वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे की वीडियोस ऐसी ही आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।